नाज़रीन आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन के हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर ने हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी। इससे पहले यह खबर आई थी कि शायद इस बात का इम्कान है कि वजीर आजम इस बात के लिए कह सकें कि 2024 का जो ओलंपिक होगा वो हिंदुस्तान में होगा, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के सदर ने वजीर आजम से मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ठीक उल्टा निकला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वजीर आजम ने इस सिलसिले का कुछ भी कोई भी बात नहीं की है और इंडिया बिट करने नहीं जा रहा है। एक खास बात जरूर उन्होंने कही कि हिंदुस्तान को अभी 1 साल पहले सस्पेंशन से इंडियन ओलंपिक कमेटी को गुजरना पड़ रहा है और ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है कि वो कैसे इस तरह के बिड कर सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो है ही है। लेकिन उन्होंने हिंदुस्तानी वजीर आजम की तारीफ जरूर की कि एक अच्छा मतलब कि पॉजिटिव स्टेप लिया गया है और उन्होंने इतना जरूर बताया कि हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक गुजारिश उनसे की है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो इजलास होते हैं कम से कम उसका उसकी जो एक मीटिंग है वो हिंदुस्तान में कराई जाए। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस मुलाकात के बारे में बातचीत करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि श्रीलंकाई क्रिकेटरों पर 2009 में लाहौर में जब हमला हुआ था दहशतगर्दाना, तो उसके बाद से यह पहला मौका है जब टेस्ट खेलने वाली कोई टीम पाकिस्तान का दौरा करने के लिए तैयार हो गई है। हालांकि इस पर भी काफी कंट्रोवर्सी है, इसे पंजाब और लाहौर का दौरा कहा जा रहा है, पाकिस्तान का दौरा नहीं कहा जा रहा है। हम आपको बता दें नाजरीन के इस हादसे के बाद से सिर्फ नॉन टेस्ट प्लेइंग 2 ममालिक ऐसे हैं, अफगानिस्तान और कीनिया, जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। जवाबी दौरे की भी तैयारी हो चुकी है। अगस्त में जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आएगी और इन दोनों मौजूआत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं 2 सीनियर खेल साहबी, जनाब फजल इमाम मलिक और जनाब मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। हिंदुस्तान 2024 ओलंपिक की मेजबानी का दावा नहीं करने जा रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बाक ने इस बात की पूरी तरह से वजाहत कर दी है। उनके मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेजबानी के सिलसिले में कोई तजवीज ही नहीं रखी और उन्होंने दिल्ली में, हम आपको बता दें और आप जानते भी हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने इस मुलाकात को हालांकि काफी मुस्बत बताया और कहा कि हिंदुस्तानी वजीर आजम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में खेल का न सिर्फ एक माहौल पैदा हो मुस्बत तरीके से, बल्कि बड़े बड़े मुकाबले भी कराए जाएं। लेकिन जहां तक ओलंपिक की बात है तो उन्होंने कहा कि खुद मिस्टर मोदी ने इस सिलसिले में कोई ऐसा इशारा नहीं दिया कि वो आने वाले दिनों में इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कौन बिड करेगा, इनके बिडर्स जो 2024 के ओलंपिक के हैं उनकी फहरिस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, 3 उसमें शहर हैं। तो फजल साहब, ये जो मुलाकात हुई है वो किस तरह से देखा जाए? एआईयू के सदर ने इंडियन ओलंपिक कमेटी के सस्पेंशन का भी जिक्र किया है, ये काफी अहम है। उन्होंने कहा है कि अभी तो सस्पेंड हुई है, चाहे वजह जो भी रही हो, और ऐसी सूरत में फिर ओलंपिक की मेजबानी कैसे हो सकती है? नहीं, देखिए, मुलाकात अगर थॉमस बाक ने किया, वो आए हिंदुस्तान में, मुझे लगता है कि हम लोगों के जानकारी में ये शायद पहला मौका है जो कोई एक इंडियन आईओसी का क्या पॉजिटिव स्टेप माना जाएगा। वो आए, हिंदुस्तान आए, वजीर आजम से मुलाकात की, खेल के मसले पे बात की, खेल के मुद्दों में बात की और खासकर 2-3 चीजें जो बार बार वो कहते रहे कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ और मेडल आने चाहिए, जो उन्होंने जिसका जिक्र बार बार किया। हालांकि 2024 के ओलंपिक मेजबानी को लेकर मीडिया में बराबर खबरें आ रही थी और वजीर आजम ने इसकी तरफ इशारा किया। तब बातचीत में कौन कौन से मुद्दे आए, चूंकि वो बातचीत दोनों फरीक के बीच हुई, बाक और नरेंद्र मोदी ही इसमें मौजूद थे, इसलिए सारी बात की जानकारी तो हम लोगों को नहीं है। लेकिन जो बात ने कहा उसके मुताबिक, लेकिन पिछले बातचीत में जो आपने एक इशू उठाया था कि जब तक आपने कहा कि ये दोनों लोग आपस में मुलाकात किए थे, इस मौके पर भी शायद इंडियन ओलंपिक कमेटी का कोई नुमाइंदा नहीं था, तो बगैर इंडियन ओलंपिक कमेटी के इस तरह की मेजबानी या इस तरह का बिड या इस तरह का दावा कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए, वही है कि चूंकि हिंदुस्तान का जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने जिन मुद्दों पर बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जाहिर है कि हमारे पास अभी बहुत सारी कमियां हैं खेल के शोबे में भी और
कमियां सिर्फ ये नहीं है, कमियां आप देखिए कि उनके जाने के बाद ही इंडियन और आईओए में जिस तरह का घमासान शुरू हो गया है। हॉकी इंडिया और बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो सदर है एन रामचंद्रन के खिलाफ एजीएम बुलाने की मांग कर ली है, स्पेशल मीटिंग, ताकि उनके खिलाफ वोटिंग करके उनको हटाया जा सके। तो उनके कामकाज के तरीकों को लेकर सवाल उठे। बॉक्सिंग इंडिया का मसला भी अब हमारे सामने है, आज उनके खिलाफ भी सारी चीजें हो गई, जाजोदिया को हटा दिया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जिस तरह के मामले हमारे हिंदुस्तान में और जिस तरह के पॉलिटिक्स होते हैं, जिस तरह की स्टेट की इकाइयां काम कर रही हैं, आईओए के लोग काम कर रहे हैं, उससे जो आज माहौल है उसमें नहीं लगता है कि आप 2024 का या 2024 के बाद का भी कोई ओलंपिक हम लोग पहले भी समझ रहे थे कि काम आसान नहीं है। मंसूरुद्दीन फरीदी साहब हमारे साथ इशाउद्दीन भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह का फजल साहब ने बताया और सभी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि शायद पहली मर्तबा हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि ओलंपिक या बड़े इंटरनेशनल इवेंट के लिए इस तरह से प्राइम मिनिस्टर के लेवल से इस तरह की पेशकदमी, इस तरह की पहल की गई हो। मुलाकात काफी अच्छी रही है और जो प्रेस ब्रीफिंग बाद में की है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के सदर ने, उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, काफी अच्छे प्लेयर्स भी यहां से निकले। उन्होंने एक बात यह भी कही कि 2016 का जो ओलंपिक है उसमें ज्यादा मेडल है, इसकी तैयारी हिंदुस्तान को करनी चाहिए। इस मुलाकात को आप किस तरह से देखते हैं? शिफा भाई, देखिए, इसको हम मेजबानी के एंगल से देखें तो बड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि फिलहाल इस मामले में हिंदुस्तान के लिए दिल्ली दूर है। अभी देखिए, ये हमारे जो एक्सपीरियंस हैं अपने कॉमनवेल्थ गेम्स तक के, वो काफी तल्ख हैं, और वो जो उस एक्सपीरियंस को, उन यादों के साथ हम फिलहाल अगले 15 साल 20 साल शायद ही ओलंपिक्स की मेजबानी का दावा कर सकते होंगे। क्योंकि देखिए, एक ओलंपिक्स का मतलब ये होता है कि हम एक पूरा एक खेलों के लिए एक नई दुनिया बसाना, 20 दिन के लिए पूरी दुनिया बसाना, एक शहर के अंदर समेटना, उसको एक आसान काम नहीं है। वो जो हमारे अंदर जो सलाहियत है, जो लिया गया है, देखिए इसमें दो चीज है कि आपने जिस कॉमनवेल्थ खेल का जिक्र किया, अगर उसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। अगर खेलों का जहां तक ताल्लुक है तो मुझे लगता है कि कॉमनवेल्थ खेल बहुत कामयाब रहा। मेजबानी का जहां तक रहा, बहुत अच्छा हमने ओपनिंग का किया, ओपनिंग समारोह बहुत अच्छे हुए, क्लोजिंग बहुत अच्छे रहे, मेडल्स हमारे यहाँ, और अच्छी मेजबानी की, खिलाड़ियों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई। अभी जो कॉमनवेल्थ हुआ 2014 में, उसे लेके बहुत सारी शिकायतें हुई, लेकिन हिंदुस्तान में कहा जा रहा है कि लंदन का 2012 का जो ओलंपिक था उससे बेहतर था। लेकिन जो दूसरी चीजें हैं, जो घपले घोटाले जो हुए, इसको लेकर अगर कहा जाए तो ये दो अलग अलग पहलू है। जो हम सिस्टम की बात करते हैं, जिस सिस्टम के अंदर दायरे में वो गेम्स होंगे, वो सिस्टम अभी उस पोजीशन में नहीं है कि हम ओलंपिक ऑर्गेनाइज कर पाए। देखिए, 25 साल चीन ने मेहनत की तो उनका एक बुनियादी ढांचा बना, जिसके बेस के बाद बीजिंग ओलंपिक्स हुए। चलिए, शुरुआत हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो पॉजिटिव पहल है वो काम आएगी। मोहम्मद इशाउद्दीन सीनियर खेल साहब और हमारे साथ जुड़ गए। इशाउद्दीन, आप ब्राजील में जिस तरह के भी वर्ल्ड कप को लेकर, वर्ल्ड कप फुटबॉल को लेकर बहुत सारी निगेटिव चीजें आई, इसके बावजूद वर्ल्ड कप बहुत कामयाब रहा। तो दो अलग अलग पहलू, एक तो यह है कि उसका एक निजाम जो है। चलिए, इशाउद्दीन से बात करते हैं। इशाउद्दीन, किस तरह से देखते हैं मुलाकात हुई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को? फजल इमाम मलिक, मंसूरुद्दीन फरीदी, दोनों का ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट के लेवल से देखा जाए तो पहली मर्तबा इतना बड़ा इनिशिएटिव हुआ। ये सब लोग जानते हैं कि काम इतना आसान नहीं है, ओलंपिक की मेजबानी का दावा फिलहाल हिंदुस्तान नहीं करेगा, लेकिन ये मुलाकात को किस तरह से आप देखते हैं एक खेल साफी होने के नाते? शवाब, इस मुलाकात को हम दो हिस्सों में बांटना चाहेंगे। एक तो ये है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी चाहता है कि भारत जो है वो एक स्पोर्टिंग नेशन बने, खेल राष्ट्र बने, जिसकी जो कई सालों से भारत, जिसको कहा जाता है कि भारत ऐसा कोई देश नहीं है जहां की खेल का माहौल नहीं है। हमने जब 2010 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया तो बड़ी तारीफ बटोरी और कहा गया कि अब हमारे यहाँ खेल का जो है माहौल बनने लगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने जब मुलाकात की तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि इस हिस्से को जो है और आगे बढ़ाया जा सकता है प्रधानमंत्री लेवल से। तो मुझे थोड़ी ताज्जुब हुई कि भारत जो है एक विकासशील देश है और कहा जाता है कि यह विकसित देश के नजदीक आ रहा है, बहुत बड़ा पूंजीवादी देश है, पैसे की यहाँ कमी नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारा ग्राफ जो है विदेश में बहुत बढ़ता जा रहा है, तो फिर हम खेल में क्यों पीछे आ रहे हैं? और कतर के अमीर ने ये जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने मदद की पेशकश भी की थी कि हम मदद करेंगे, आप आगे बढ़िए, लेकिन फिर दावेदारी नहीं की गई। तो मैं वही कह रहा हूं आपको कि प्रधानमंत्री को कम से कम ये जरूर बताना चाहिए कि हम क्यों नहीं अगर दावेदारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इस बहाने अगर दावेदारी की घोषणा कर दे
2024 नहीं 2028 की भी बात करते तो हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनने शुरू हो जाते। एक खेल का माहौल जो 2010 में चला था और अब कुछ मध्यम पड़ने लगा वो आगे बढ़ता, तो ये चीज रुक गया है। और हमें लगता है कि ये खेल के आपका कहना बिल्कुल सही है। फजल साहब से जानना चाहेंगे। फजल इमाम मलिक साहब बिल्कुल सही सवाल उठाया है। जब कतर कर सकता है ओलंपिक की मेजबानी, और आप खुद कह रहे हैं कि 2010 का दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम काफी कामयाब रहा था, और दूसरे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं जो बाहर के भी लोग हैं कि 2012 में उसके बाद जब लंदन ओलंपिक्स हुआ तो हिंदुस्तान की मेजबानी उसकी किसी से भी तरह से कम नहीं थी। तो फिर जब इतना बड़ा मौका था कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर खुद आए हिंदुस्तान, तो क्यों नहीं दावेदारी पेश की? सवाल है कि ताज्जुब ये हो रहा है कि क्यों नहीं की। हम तमाम लोगों के जहन में है, चूंकि उससे पहले इतना हाइप बनाया गया था, और शायद मुझे लगता है कि वजीर आजम ने एक दो बार इस तरफ इशारा भी किया था कि हम 2024 के ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी करेंगे। मुझे जहां तक याद है हम लोगों ने बातचीत भी की, उन्होंने इसकी तरफ इशारा किया था। अचानक बातचीत में क्या हुई, क्या मुअम्मा, तो चूंकि दो ही लोग थे जो बातचीत में शामिल थे, तो और मीडिया को भी पूरी तरह पता नहीं कि क्या बातचीत हुई और किन वजूहात की बिना पे इस तरह के ये 2024 के ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी नहीं पेश की गई, या इस सिलसिले में कम से कम बात की गई होती ना, तो फिर आगे की राह हमवार होती। हम 2028 करते या उसके आगे करते। चूंकि साहब आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए शबाब साहब, एक हम जहां कतर की बात करते हैं, देखिए एक सबसे बड़ी चीज ये है कि एक एस्टिमेट अभी जो है वो तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए का है एक ओलंपिक की मेजबानी के लिए। आप सोचिए इस वक्त हिंदुस्तान की पोजीशन ऐसी नहीं है जो 80,000 करोड़ रुपए दाव पे लगा दे इस वक्त, क्योंकि देखिए हर गेम से पहले ये दावा करते हैं कि अगर वो गेम से बार्सिलोना में हो रहा है, अगर वो एथेंस में हो रहा है, तो लोग कहते हैं कि इस गेम से इक्तिसादियात को फायदा होगा, मौका भी तो मिलता है। और ये वो एस्टिमेट अभी का है फिलहाल का, वो आगे जाए कहां पहुंचेगा। देखिए कंट्री की पोजीशन अभी उस पोजीशन में नहीं जहां इतना बड़ा एक बजट। और ये है कि ये जवाब कि अगर आप स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट करते हैं तो ओलंपिक से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था। आप जब स्मार्ट सिटी बनाते तो एक शहर बसा सकते थे कम से कम आप ओलंपिक के बहाने। तो हमारी सरकार को तो चाहिए था कम से कम इस पे गौर करते, ताकि जिस 100 स्मार्ट सिटी की बात बार बार वजीर आजम कहते हैं, तो अगर इसी बहाने आप एक दो स्मार्ट सिटी बना दिए बन जाते कम ओलंपिक के बहाने, क्योंकि ओलंपिक में एक पूरी तरह से नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनते, नए बड़े बड़े घराने, सनती घराने इस हुकूमत से जुड़े हुए हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं इस हुकूमत से सनती घरानों के। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता था बिड करने के लिए, चाहे मुकाबला जब भी हो। लेकिन 2024 एक ऐसा साल है जिसके लिए ये कहा जा सकता है कि इससे पहले वजीर आजम कह चुके हैं एक प्रोग्राम में कि 2024 तक तो वजीर आजम कम से कम रहेंगे ही, तो कम से कम 2024 का दावा तो किया जा सकता हो सकता है कि उसके बाद उस ओलंपिक को कराती कोई दूसरी हुकूमत। असल जो खेल शायकीन और एक्सपर्ट को इस बात का अफसोस भी कहा जाएगा, मैं कहूंगा कि यह है कि आखिर इस सिलसिले में कोई बात ही नहीं हुई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर से। क्या वजह आपको लगती है इशाउद्दीन, क्यों नहीं बात की पीएम ने? हमें लगता है शबाब की इसके कम से कम 3 कारण मुझे समझ में आता है कि पीएम ने नहीं की। एक तो ये उनको ये लगता हो कि हमने 5 साल पहले ही कॉमनवेल्थ गेम किया, इतना बड़ा खेल तुरंत नहीं करना चाहिए, एक उनके दिमाग में ये बात आई। दूसरी बात ये आई होगी उनके दिमाग में कि अभी जो इंडियन ओलंपिक कमेटी में जो खींचतान चल रही है, ये उनके दिमाग में अगर ये लोग इंडियन ओलंपिक कमेटी के लोग जो आपस में लड़ते रहेंगे तो देश की छवि खराब होगी, और जब हम बीट करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। दूसरी बात, और तीसरी बात ये कि जिस समय उनकी मुलाकात थॉमस बाग से होनी थी, लगभग उसी समय जो है नेपाल में भूकंप और भारत के कुछ हिस्सों में भूकंप आया, तो उनको लगा होगा कि अगर भूकंप के समय हम इस तरह की बीट की बात कहें तो लोगों में एक आलोचना की बात सामने आ जाएगी। लोग कहने लगे कि लीजिए यहाँ भूकंप आया, प्रधानमंत्री जो है खेलों की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये 2-3 कारण लगता है कि शायद उनके मन में ये बात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ये खींचतान भाग के जाने के बाद हुई, इसलिए ये वजह तो मेरी समझ में नहीं आती कि फजल ये पहले से चल रही है, पहले से नहीं, अभी जो खत्म हुआ ये सस्पेंशन खत्म होने के बाद अभी सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक एक आध हफ्ते पहले सारी चीजें सतह पे फिर आई। नहीं फजल आप ये जान लीजिए, जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वेट नहीं करेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, ये फूट पड़ गया ज्यादातर। वरना एन रामचंद्रन जो प्रेसिडेंट है आईओए के, उन्होंने जिस तरह अपने बलबूते पर कोशिश की थी कि भारत मेजबानी करे या बाकी अपने सदस्यों को दरकिनार कर दिया था, अगर ये बीट होती तो मुझे लगता है कि ये फूट ज्यादा नहीं होती। आज इसकी वजह, फूट की वजह यही है, तो मुझे ये लगता है।
तो और एक वजह और क्या नजर आती है इशाउद्दीन की, क्या इस पूरे मामले में हिंदुस्तान की जो सरकार है और इंडियन ओलंपिक कमेटी है तो थोड़ा सा फासला दिखा रहा है, कोई साथ साथ नजर नहीं आ रहे, किसी को साथ लेकर चल भी नहीं रहे, न पहले कहा गया, न वजारत स्पोर्ट्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, न ओलंपिक कमेटी की तरफ से। पिछले प्रोग्राम में फजल ने इस तरफ इशारा भी किया था। अभी जो देश के हालात है, प्रधानमंत्री जो कुछ कर दे, हमें नहीं लगता है कि उनके कैबिनेट के लोग या उनके पार्टी के लोग जो है उनके खिलाफ कोई बात कहना चाहेंगे। एक दूसरी बात ये कि अगला जो एशियाड होना था, वहां के मेजबान ने अपने हाथ खींच लिए हैं मेजबानी करने से। तो भारत के बारे में कहा गया था कि भारत जो है वो मेजबानी कर सकता है, और एशियन जो ये ओलंपिक कमेटी है उन्होंने कहा था कि भाई भारत जो है इसमें हिस्सेदारी करे। उस समय भी प्रधानमंत्री ने ना कह दिया था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सरकार खेलों के मामले में अब लगता है कि शायद बैकफुट पे है, कुछ नजरिया सामने सरकार का आना चाहिए। साहब एक मरतबा फिर इस सरकार के बारे में भी कहा जा रहा है, हालांकि शुरू में काफी अच्छा लग रहा था कि जब मुलाकात हुई और उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, लेकिन अभी भी क्या इशाउद्दीन के कहने का मतलब है कि इस सरकार की प्रायोरिटी में भी स्पोर्ट्स नहीं है इस पूरे मामले से? देखो शहबाज, सरकार किसी सरकार के प्रायोरिटी में अगर स्पोर्ट्स होता तो बजट बढ़ाया जाता, बजट ज्यादा दिल कुशादा किया जाता खेलों को लेकिन किसी भी सरकार के लिए खेल सबसे निचले पायदान पे होते हैं। बजट में मिसलेनियस अकाउंट में खेल से अलग से कोई ये नहीं होता, जिस तरह से डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ में खेल को अलग से किसी वो मिसलेनियस में आता है। तो अब ये खेल यहाँ तमाम सरकारें मिसलेनियस के तौर पर इस्तेमाल करती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि जिसकी तरह ईसा ने कहा कि खेल की सबसे ये जो ओलंपिक पोडियम स्कीम है, इसकी अभी तक बहुत सारी चीजें सामने नहीं आ सकी। 2016 हमारे सामने किन किन खिलाड़ियों के 5-10 आप फेज वाइज कर रहे हैं। तो जब तक सरकार के पास कोई एक नजरिया नहीं खुल के सामने आएगा, खिलाड़ी भी परेशान है, जो खेल के जानकार है वो भी परेशान है। और सरकार के सामने कुछ अनुराग ठाकुर से बात हुई थी जो पोडियम कमेटी के सरबराह थे, जिन्हें सदर बनाया गया था। उन्होंने कहा कि मैंने 6 महीना पहले 8 महीना पहले राहुल द्रविड़ वगैरह को बुला के सारे खिलाड़ियों के नाम सौंप दिए थे। 1 महीना पहले उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा अभी तक सरकार कुछ नहीं कर रही, क्या करूं मैं खुद परेशान हूं। तो सरकार किससे समझा है? ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है। मुख्तसर में जाना चाहेंगे मंसूरुद्दीन फरीदी साहब से। क्या फरीदी साहब ये मान के चलें कि एक अच्छा मौका वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गंवा दिया, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सदर खुद हिंदुस्तान आया था, उसको कहना चाहिए? नहीं शबाब साहब, देखिए अगर नरेंद्र मोदी ने कोई फैसला किया है तो देखिए बहुत सोच समझ के किया होगा। कहीं ना कहीं उनकी दूरंदेशी है। वो चाहते होंगे पहले कि जो बुनियादी तौर पे जो हमारे ढांचा है वो पहले प्रॉपर हो। अगर जैसे हम आईओए की बात कर रहे हैं कि हमारी कमेटी जो है वो खुद ही अभी पैर पे नहीं खड़ी हो पा रही ठीक से, तो वो जान रहे हैं कि यहाँ किस तरह खिंचतानी चल रही है, हमारे पास क्या है, कैसे स्टेडियम है, कहां बनेंगे, कैसे बनेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मोदी के जहन में खुद क्लियर नहीं होंगी। जब तक वो चीज क्लियर नहीं होगी वो जरूर हानि करेंगे इस मामले में। चलिए फिलहाल शबाब सिर्फ एक चीज ये बता दूं कि सरकार के पास का नजरिया क्या है कि वो आज चैंपियनशिप, स्टेट चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप के लिए 2 लाख 4 लाख रुपए देती है स्टेट। संजीदा होना पड़ेगा सरकार को स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप जो है उसे 40 लाख रुपए जहां खर्च होते हैं, आप 2 लाख 4 लाख रुपए दे रहे हैं। तो उसका हर्ष ये होगा कि तमाम जो चैंपियनशिप होती है वो सिर्फ ढोल का पोल होकर रह जाती है, वो बहुत अच्छी तरह नहीं। चलिए खेलों की हालत जो है बहुत अच्छी नहीं है। ओलंपिक तो बहुत दूर की बात है। ब्रेक का वक्त हो गया स्पोर्ट्स राउंड अप में, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट फिर से बहाल होने वाला है। जिम्बाब्वे ने इसी महीने पाकिस्तान का दौरा करने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है, और उसके बाद पाकिस्तान की टीम भी अगस्त में जाने वाली है जिम्बाब्वे के दौरे पर। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे और फोन लाइन पर इशाउद्दीन भी होंगे। लेते हैं एक ब्रेक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
वक्त के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। स्टूडियो में मौजूद हैं दो सीनियर खेल साहब फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, जबकि फोन लाइन पर हमारे साथ क्रिकेट के जाने माने स्टैटिस्टिशियन मोहम्मद इशाउद्दीन। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने अगले महीने पाकिस्तान दौरे की तस्दीक कर दी है और पाकिस्तान में 6 साल के बाद कोई टेस्ट टीम दौरा करने वाली है। और आपको बता दें कि इसी महीने की ये दौरा होगा। जिम्बाब्वे की टीम इस दौरे पर 2 T20 और 3 वनडे खेलेगी। ये सभी मैच लाहौर में खेले जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 6 साल पहले जब श्रीलंका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी, तभी दहशतगर्दों ने श्रीलंकन टीम पर हमला कर दिया था। हालांकि सिक्योरिटी एहलकारों ने इन दहशतगर्दों को मार गिराया था और कोई भी श्रीलंकन खिलाड़ी जख्मी तक नहीं हुआ था। उसके बाद किसी टीम ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। और हम आपको बता दें कि टेस्ट प्लेइंग जो कंट्री है उन्होंने अब तक कोई दौरा नहीं किया था और इस दौरान पहले अफगानिस्तान और फिर कीनिया की टीमें जा चुकी हैं। लेकिन जहां तक टेस्ट प्लेइंग कंट्री नेशन की बात है तो यह पहला मौका है जब जिम्बाब्वे की टीम तैयार हुई है। फजल साहब, हम उम्मीद कर रहे थे हम लोग के हो सकता है टीम इंडिया इस ताकुल को तोड़े टीम इंडिया पहले जाए, लेकिन चूंकि हालात जो अगर कश्मीर के देखें और फिर उसके बाद LOC पर चूंकि खराब हो गए और फिर हुर्रियत और फिर सेपरेटिस्ट लोगों को लेकर के, तो इसकी वजह कर हो नहीं सका। अब जबकि उसी लाहौर में जहां के हमला हुआ था, सभी मैच वहीं खेले जाने वाले हैं और पाकिस्तान में भी यह कहा जा रहा है कि ये जो जिम्बाब्वे का दौरा होगा पाकिस्तान का ना कहा जाए, पंजाब का लाहौर का कहा जाए। तो क्या कहा जाए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ T20 और वनडे की मेजबानी है। किस तरह से जो कद्दाफी स्टेडियम जहां कहता था कि लगे हुए ताले भी अब जंग लग गए हैं, वहां हो जाएगा, या फिर जिसे पाकिस्तान में कराची को सबसे सेफ माना जाता है वहां सीरीज क्यों नहीं हुई, इस पर भी एक सवाल उठ रहा है। लेकिन बहरहाल एक सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होने वाली है। नहीं, ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में फिर से अगर क्रिकेट हो रहा है तो, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट कहाँ हो रहा है ये भी देखिए कि पाकिस्तान की टीम आज किस तरह से बिखरी हुई है। तो पाकिस्तान में अगर जिम्बाब्वे जा रही है या कोई और टीम, हिंदुस्तानी टीम का तो अभी मुझे लगता है कि दूर दूर तक जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती शबाब। मोहब्बत भी और नफरत भी एक साथ नहीं की जा सकती। आप अगर मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत आपको भी उसी शिद्दत से करनी होगी जितने हिंदुस्तान करता है। तो दो चीजें नहीं हो। हालांकि क्रिकेट ने दोस्ती में बहुत अहम रोल अदा किया है। जरूर दोस्ती में देखिए खेल बराबर, जिसका जिक्र मैं बार बार कहता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की जिक्र जब भी परवेज रसूल की बात आई, मैंने बार बार यही कहा कि अगर वहां दहशतगर्दी खत्म करना है, सेपरेटिस्ट को अलग करना है, तो वहां सिर्फ क्रिकेट नहीं तमाम खेलों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना होगा। जिस दिन नौजवान खेलों से जुड़ जाएगा बहुत सारी चीजें। लेकिन एक खास बात जो यहाँ पर सामने आ रही है, बदतरीन रैंकिंग इस वक्त वनडे में पाकिस्तान की है और पाकिस्तानी खिलाड़ी अक्सर कहते रहे कि अपने मैदान अपने शायकीन पर न खेलने का एक साइकोलॉजिकल दबाव जो है उसके वजह कर वो अपनी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब जाके इंटरनेशनल क्रिकेट जब बहाल होने वाली है तो क्या इसका फायदा पाकिस्तानी टीम को? जाहिर है कि पाकिस्तान को फायदा मिलेगा, क्योंकि लंबे 5-6 सालों के वक्फे तक वहां कोई क्रिकेट नहीं। और क्रिकेट क्या, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हॉकी मुतासिर हुई, हॉकी जवाल पे और दूसरे तमाम खेल जिसके जो इंटरनेशनल खेल है वहां कोई नहीं जाता है। किसी खेल में किसी खेल के खिलाड़ी नहीं जाते हैं वहां, तो इसका असर तो वहां पे पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी पड़ा होगा, डोमेस्टिक हॉकी पे पड़ा होगा। अख्तर रसूल साहब यहाँ आए हुए तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, कोई टीम आना नहीं चाहती। तो जाहिर है कि जब तक आप इंटरनेशनल खेलों को अगर फरोग देना है तो आपको डोमेस्टिक घर के खेल को भी उसी तरह फरोग देना होगा। और घर में जब तक क्रिकेट नहीं होगा, बाहर की टीमें नहीं आएंगी, आप शायकीन को पैदा नहीं कर पाएंगे, खिलाड़ियों को पैदा नहीं कर पाएंगे, खिलाड़ियों को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। तो आज देखिए मोटिवेशन अगर नहीं है और बांग्लादेश में पिट रही है और बांग्लादेश उनके खिलाफ 500 से ज्यादा रन बना रहा है, टेस्ट में वनडे में उनको सफाया कर रहा है, T20 उनके खिलाफ जीतता है, तो इसकी वजह यही है कि टीम आप खिलाड़ियों में टैलेंट है लेकिन मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन अब लगता है कि अब इस तरह का जो दौरा शुरू होगा तो उसके बाद टीम को मोटिवेशन मिलेगा। मंसूर साहब, जिस तरह से अगर देखा जाए, हम नजर उठाकर देखें जितने भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस है उनमें सबसे अगर कहा जाए कि खराब पोजीशन है तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अमन नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त। तो क्या ये जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत ही दिलेराना फैसला लिया है पाकिस्तान जाने का? शबाब साहब, देखिए दोनों टीमों के ऊपर नजर डालिएगा तो दोनों ऐन और गैर नुक्ते का फर्क है। दोनों की एक ही हालत है, एक ही मजबूरी है, कोई खेलने वाला नहीं है। देखिए वर्ल्ड कप के बाद से जिम्बाब्वे ने कुछ खेल नहीं खेला, कहीं नहीं खेले, वो उनकी खुद प्यास बढ़ती जा रही है। एक रिस्क लिया उन्होंने जाने का, उसमें कोई शक नहीं है। आज भी खबर यह है कि उनके खिलाड़ी परेशान है और थोड़ा फिक्रमंद है कि वहां क्या होगा। लेकिन दो चीजें हैं पाकिस्तान के लिए। एक ये दौरा जो है वो छोटा सा, वो एक ICC को पैगाम देना चाहता है कि हमारे यहाँ
कोई भी टीम अगर आती है तो महफूज है। फिलहाल अब मामलात हालात सही हैं, ये एक पहला पैगाम पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह भी खबर आई है मंसूर साहब के उस दौरे के दौरान जितने भी आईसीसी के मेंबर ममालिक हैं उनके सरबराहान को भी वहां पर बुलाया जाएगा, उन्हें एजाज से नवाजा भी जाएगा। तो पाकिस्तान, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि अब हमारे यहाँ अमन है और अब कोई भी टीम, या अगर सिर्फ क्रिकेट ही की नहीं, गैर मुल्की कोई भी वक्त यहाँ आ सकता है और यहाँ आकर के दूसरी चीज ये है शबाब साहब के वहां के पाकिस्तान को अपने जो सपोर्टर्स हैं, फैंस, उनको ग्राउंड में लाना वो भी किसी चैलेंज से कम नहीं होगा, क्योंकि देखिए जिम्बाब्वे कोई बहुत बड़ी टीम तो है नहीं अभी इस वक्त, और जब तक सपोर्टर्स ग्राउंड में नहीं आएंगे मेरे ख्याल में टीम को आप बहुत ज्यादा पुश नहीं कर सकते हौसले के। वक्त करिए इशाउद्दीन से अब बात करते हैं। मोहम्मद इशाउद्दीन, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को काफी करीब से देखा है। अब जबकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होने जा रही है, पाकिस्तानी क्रिकेट की हालत बहुत खराब है, सब लोग जानते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक मोराल जो है बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भी इससे? देखिए, हमें लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मोराल से ज्यादा अहम ये है कि पाकिस्तान में विदेशी टीमें खेलने के लिए आए और ये पीसीबी को और पाकिस्तान सरकार को साबित करना है। ये पहली सीरीज है जिससे साबित करना है दोनों ही बोर्ड और सरकार को कि भाई हमारे यहाँ खेलना बहुत महफूज है। एक, अब इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर खिलाड़ियों का मोरल जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा। जब हम सुरक्षा देंगे विदेशी खिलाड़ियों को और खुद को, तो खिलाड़ियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो बढ़िया प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और घरेलू क्रिकेट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से वो जो है अब ऊपर आएगा। और ऊपर जब आएगा तो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में हम सोच सकते हैं जो पहले हुआ करता था, जिसके बारे में हम कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा जो है प्रतिभाशाली क्रिकेटर वहां से निकलते रहे हैं, वो सब हमें देखने को मिलेगा। ये जिम्बाब्वे के लिए जिम्बाब्वे को धन्यवाद देना चाहिए इस मामले में कि उन्होंने रिस्क जरूर लिया है, लेकिन ये बताया है कि वो इस मामले में सभी देशों से आगे हैं। तो एक चीज और चीज है कि आपने सवाल जो किया था कि लाहौर तक, मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर फैसला है कि एक खास वेन्यू तक महदूद रखा, क्योंकि सिक्योरिटी हादसा जो लाहौरी में हुआ था इसलिए भी कहा जा रहा है। हुआ और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी शबाब, एक खास वेन्यू में अगर आप 2-3 मैच खेलते हैं तो उसका ये होता है कि आप सारी चौकसी ज्यादा एक ही पॉइंट पर रख देते हैं, तो इससे आप ज्यादा महफूज खिलाड़ियों पे को ज्यादा महफूज रख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान को अगर मुस्तकबिल में भी क्रिकेट खेलना है तो वेन्यू एक ही दो अगर ज्यादा रखे, ज्यादा ट्रैवल ना करवाएं, तो मुझे लगता है कि जो गैर ममालिक के खिलाड़ी वहां वो ज्यादा सेफ रहेंगे। वक्त की कमी है इशाउद्दीन, क्या आपको उम्मीद लगती है कि जिम्बाब्वे के बाद टीम इंडिया का भी दौरा हो सकता है पाकिस्तान का? कुछ ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है? नहीं, वहाँ सब कुछ ठीक रहा तो हमें लगता है कि 5-6 साल में जो है इस तरह की बातें होगी, लेकिन ये सब कुछ सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अब फिलहाल जो सरकार जो है वो इस मूड में नहीं है कि हमारी क्रिकेट टीम वहां जाए, और जब तक ये सरकार नहीं चाहेगी फिलहाल तो नजर नहीं आता। जैसा कि बहुत बहुत शुक्रिया इशाउद्दीन हमारे साथ जुड़ने का, आलमी समय से बात करने के लिए। कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि जान हथेली लेके कहीं खेलने जाए वो, जब तक इस बात का यकीन ना हो कि वहाँ महफूज है तब तक मेरे ख्याल में। हिंदुस्तान के साथ शबाब यह है कि हिंदुस्तान के साथ दोनों ममालिक के बीच जिस तरह के रिश्ते हैं और रिश्तों में जिस तरह की कड़वाहट बार बार बनती है और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से का रवैया है पाकिस्तान का, वो जब तक ठीक नहीं होगा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार। आप यहाँ देखिए आईपीएल में कोई खेलने नहीं आ रहा, हॉकी इंडिया के लीग हो रहा है उसमें कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी नहीं, इसका खिलाड़ी तो खेलने को तैयार है पाकिस्तान के, लेकिन यहाँ लोग खेलने नहीं देंगे क्योंकि रिश्ते इतने कड़वे हो गए। चलिए हम पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दौरे पर आते हैं, वक्त की बहुत कमी है हमारे पास। मंसूर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, फिर वही बात घूम फिर कर आती है कि इतने साल बाद इंटरनेशनल सीरीज होने जा रही है, पाकिस्तान में टेस्ट प्लेइंग नेशन पहली मर्तबा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि इससे पाकिस्तानी क्रिकेट को कितना फायदा होगा और पाकिस्तानी बोर्ड को कितना फायदा होगा, क्योंकि बोर्ड लगातार खसारे में चल रहा है? शबाब साहब देखिए, सबसे बड़ी चीज है इस वक्त पाकिस्तानी टीम में जो है कमी, एक प्लानिंग की, उनकी हिकमत अमली की। देखिए 5 साल के दौरान उन्होंने 100 प्लेयर्स को इस्तेमाल किया है अपनी टीम में, 19 ओपनिंग प्लेयर्स इस्तेमाल किए हैं। आप किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा सदमा है कि आप क्या कर रहे हैं। आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलिए, ये टीम बहुत आगे जाएगी। एक खिलाड़ियों को चांस दिए, मौका दिए उनको साबित होने का। बाकी जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने के भरने का मामला है, जब तक टीमों के दौरे नहीं शुरू होंगे वो उसी तरह हाथ रखे बैठे रहेगा, उसको रास्ता। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जिम्बाब्वे का जो दौरा है वनडे सीरीज और 50-20 के जो मैचेस खेले जाने हैं वो पूरी तरह से कामयाब रहने के साथ साथ अमन में भी रहेगा। ये बहुत अहम बात है। सिक्योरिटी के हालांकि गैर मामूली इंतजाम किए जाएंगे, ये बात कही गई है और जिम्बाब्वे के क्रिकेट यूनियन के एहलकारों ने आकर के सिक्योरिटी का जायजा भी लिया है। लेकिन जब कोई हादसा होता है तो पहले की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है, ये सबको मालूम है। लेकिन नए ख्वाहिशात तो दोनों टीमों के साथ है, खासतौर से जिम्बाब्वे के क्रिकेटरों के साथ है जिनके क्रिकेट
खिलाड़ियों ने और खासतौर से जितने क्रिकेटर्स हैं उनके पेरेंट्स ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। जैसा कि फजल, मंसूर और ईशा तीनों बता रहे थे कि खिलाड़ी अभी भी फिक्रमंद है। प्रोग्राम का वक्त यहां पर खत्म हो गया है। हम शुक्रिया अदा करेंगे स्टूडियो में आने के लिए फजल इमाम मलिक साहब और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, आप दोनों मेहमानों का। तो नाज़रीन, आप स्पोर्ट्स राउंड अप और आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.samaylive.com। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।